Hi guys, welcome back to Ekaksha Studies, a journey to dreams. So this is Kajal and I welcome you to my YouTube channel. So let's start today's topic basic accounting terms. इन टॉपिक में मैं आज आपको कुछ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें हम आगे अकाउंट्स में सुनते हैं और देखते हैं, जिनके बारे में हमें पता भी होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। Let's start accounting terms. First is accounting. It refers to the recording, summarizing, analyzing, and reporting of all monetary transaction of a business. That means accounting किसे कहते हैं? Accounting का मतलब एक बिजनेस की सभी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करना, प्रॉपर समरी तैयार करना, फिर उसको एनालाइज कर लेना और फिर उसकी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके सबमिट करना ही अकाउंटिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम मार्केट जाते हैं तो हमने जो भी खर्चे किए हम उसको एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसकी प्रॉपर समरी प्रिपेयर करते हैं कि कहाँ से कितने कितने का सामान परचेज किया, फिर एनालाइज किया जाता है कि कहाँ पेमेंट कहीं कम या ज़्यादा तो नहीं हो गई है, फिर उसका टोटल किया जाता है और फिर उसकी प्रॉपर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें हम कहते हैं टोटल हमारा इतना जो है वो खर्चा हुआ। इन सभी को इस तरह से जब हम रिकॉर्ड करते हैं, समरी तैयार करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं, तो यही चीज़ें हमारी जो है पूरा प्रोसेस अकाउंटिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल डेली सेल्स एंड परचेज ऑफ आइटम, डेली एक्सपेंसेस एक्सेट्रा सब कुछ प्रिपेयर करना। Next is assets. All the things or anything through which a person will be benefited or anything on which the owner has the right to use for his or her business is called asset. That means वो सभी चीज़ें या ऐसी कोई भी चीज़ जिससे एक पर्सन को फ़ायदा होता है और वो उसका यूज़ अपनी मर्जी से अपने बिजनेस में कर सकता है अपने बिजनेस के लिए, तो उसे ही हम एसेट्स कहते हैं। बेसिकली एसेट्स जो होती है वो हमारी वैल्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं जो कि हमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के बदले में या मॉनेटरी कॉस्ट में मिलती हैं, लाइक कैश, बैंक, फर्नीचर, बिल्डिंग, व्हीकल्स एक्सेट्रा। जैसे कि हम फर्नीचर परचेज करते हैं तो हमें फर्नीचर किसके बदले में देना पड़ेगा? इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट, हमें उसके बदले में पेमेंट करनी पड़ेगी। सेम वे बिल्डिंग, वी परचेज द बिल्डिंग इन एक्सचेंज ऑफ मनी, vehicles we purchase the vehicles in exchange of money. So these all are called assets. Next is types of assets. First is current asset. Those assets which can be converted into cash within 6 months to 1 year. That means वो सभी assets जिन्हें हम 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वही हमारी करंट assets होती हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, चेक्स, डीडी एक्सेट्रा। डेटर्स फॉर एग्जाम्पल आज मैंने 15,000 रुपीज़ गुड्स जो है वो मैंने एक सी पर्सन है उसको सोल्ड करी क्रेडिट बेसिस पर। दैट मीन्स आने वाले कुछ समय में सी जो है वो मुझे क्या करेगा? पेमेंट करेगा। तो आज के लिए सी जो है वो मेरा क्या बन जाता है? डेटर्स बन जाएगा कि आने वाले 10-15 डेज में वो मुझे पेमेंट कर देगा। तो इसलिए ये हमारी जो है करंट एसेट है क्योंकि थोड़े ही समय में मुझे वो पेमेंट जो है वो रिसीव हो जाएगी। नेक्स्ट इज फिक्स्ड एसेट. These assets are those which are used for long term and for producing goods and services. फिक्स्ड एसेट वो एसेट्स होती हैं जिसका यूज़ हम लंबे समय के लिए करते हैं और गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए करते हैं, लाइक बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग, जब मैंने आज एक बिल्डिंग को परचेज किया तो उसका यूज़ मैं आने वाले 10, 15, 20, 25 सालों के लिए करूँगी और
हो सकता है मैं उसका यूज़ अपने अगर ऑफिस के लिए कर रही हूँ तो आने वाले काफ़ी लंबे समय तक मैं उसका यूज़ करूँगी, तो यही मेरी फिक्स्ड एसेट बनेगी। सेम वे प्लांट एंड मशीनरी, मैंने अपना प्लांट एंड मशीनरी सेटअप किया है अपनी गुड्स को बनाने के लिए, जिसका यूज़ मैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए करने वाली हूँ। तो आने वाले 15-20 साल के लिए मैं उसी प्लांट एंड मशीनरी का यूज़ करूँगी, तो इसलिए ये भी जो है वो मेरी फिक्स्ड एसेट बनती हैं। नेक्स्ट, tangible assets, those assets which can be seen or touched, वही एसेट्स जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं हमारी टेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं। इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस मैटर करता है, जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश, बिल्डिंग, स्टॉक, मशीनरी एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज intangible assets. These assets cannot be seen or touched but can be felt only. वो assets जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, हम उन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, कहने का मतलब इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। लेट्स से गुडविल। गुडविल का मतलब हम कह सकते हैं एक लेमन लैंग्वेज में रेप्यूटेशन, आम भाषा में हम इसे रेप्यूटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें ज्वेलरी बनवानी है और हमें ज्वेलरी बनवानी है, हम कह रहे हैं कि हम कल्याण ज्वेलर्स से ज्वेलरी बनवाना चाहते हैं क्योंकि वो काफ़ी फेमस है। तो इस केस में क्या हुआ, उसकी रेप्यूटेशन है मार्केट में, तो दैट मीन्स गुडविल जो है कल्याण ज्वेलर्स की बहुत अच्छी है। दैट इज इंटेंजिबल एसेट। Next is wasting asset. When these assets are used, these become valueless or vanished. कहने का मतलब जब हम इन एसेट्स का यूज़ करते हैं तो एक बार यूज़ करने के बाद इनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। लाइक माइंस, जैसे कि हम कोयले की खदान कह सकते हैं इसमें एग्जाम्पल, कि हमने एक बार ज़मीन को खोद कर कोयला निकाल लिया। जब हमने एक बार उसमें से कोयला निकाल लिया तो उसके बाद वो खदान खाली हो चुकी है, उन खानों को हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते और ना ही उसमें अब 1 साल 2 साल 5-10 साल के अंदर अंदर उसमें कोई दोबारा से कोल निकल सकता है। तो इसलिए इन एसेट्स को हम वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं। लाइबिलिटीज, the amount which are paid to or owed to creditors or outsiders. That means वो अमाउंट जो कि हमने किसी बाहरी व्यक्ति या लेनदारों को देनी होती है तो उसे हम लाइबिलिटीज कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें पिक्चर दी हुई है जिसमें ए एक पर्सन है और दूसरा पर्सन बी है। ए ने बी से कुछ सामान परचेज किया और बी ने उस सामान को ए को डिलीवर कर दिया। अब इस केस में क्या हुआ कि ए ने सामान के बदले क्या करना होगा, ए को एक लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। दैट मीन्स उसके बदले में उसको अमाउंट पे करना पड़ेगा जिसके बदले में उसने गुड्स को परचेज किया था। तो यहाँ जो है वो ए के लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है जिसमें बी उसका क्रेडिटर बन चुका है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ लाइबिलिटीज। तो यहाँ हमारे पास दो तरह की लाइबिलिटीज होती हैं। फर्स्ट इज करंट लाइबिलिटीज एंड सेकंड इज नॉन करंट लाइबिलिटीज। Current liabilities are those liabilities which are to be paid in near future, that is within 1 year. That means current liabilities वो liabilities होती हैं जो कि हमें आने वाले 1 साल के अंदर पे करनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, creditors और outstanding expense. Let's say I have taken a loan from बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर 6 months. दैट मीन्स मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से 6 महीने के लिए लोन लिया, तो ये मेरा क्या कहलाता है, शॉर्ट टर्म लोन कहलाता है। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, जब बैंक हमें हमारी लिमिट से ज़्यादा विड्रॉ करने की परमिशन देता है तो उसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि
मेरे अकाउंट में 15,000 रुपीज़ अवेलेबल है, बट मुझे 20,000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स मुझे जो एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज़ चाहिए, तो अगर बैंक मुझे एक्स्ट्रा 5,000 विड्रॉ करने की परमिशन देता है जो कि मेरे अकाउंट में अभी अवेलेबल नहीं है, तो ये केस मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाता है। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो होते हैं कि हमने अभी तक किसी को पेमेंट नहीं की है। जैसे कि मेरे अंडर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन्होंने तो काम कर दिया है, लेकिन मैंने अभी उनको सैलरी नहीं दी 1 मंथ की, तो वो 1 मंथ की सैलरी जो है वो क्या कहलाती है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाती है। नेक्स्ट, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। Those liabilities are to be paid after long term for more than 1 year. जो वो लाइबिलिटीज जो कि हमें 1 साल से ज़्यादा समय के बाद पे करनी होती है, जैसे 5 साल, 6 साल, 10 साल में पे करनी होती है, उन लाइबिलिटीज को हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन अ लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफ ₹5 लाख फॉर 5 years। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से 5 लाख रुपए का लोन 5 साल के लिए लिया, तो यही बैंक लोन मेरे जो है वो लॉन्ग टर्म लोन बन जाएंगे। इसका अनदर एग्जाम्पल आपका डिबेंचर्स हो सकता है। एक्सपेंडिचर। एनी पेमेंट ईदर विद कैश और क्रेडिट टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉन एज एक्सपेंडिचर। कोई भी पेमेंट, चाहे वो मैं कैश में कर रही हूँ या फिर कोई भी गुड्स या सर्विस यदि मैं उधार में परचेज कर रही हूँ, वो मेरा एक्सपेंडिचर होता है। इन अदर वर्ड्स, एनी टाइप ऑफ पेमेंट फॉर द रिसिप्ट ऑफ बेनिफिट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। किसी भी तरह की पेमेंट करना जिसके बदले में मुझे फायदा होगा, वो मेरा एक्सपेंडिचर कहलाता है। एक्सपेंडिचर बेसिकली 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारे पास क्या आता है? वो एक्सपेंडिचर जो हम अपने फिक्स्ड एसेट के लिए करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि वो एसेट जिससे कि मेरी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट इज स्पेंड ऑन परचेज और इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। कोई भी अमाउंट मैंने बिल्डिंग को परचेज करने पे स्पेंड किया है, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। नेक्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब जिसका बेनिफिट मुझे आने वाले 1 साल के अंदर मिलता है, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट is revenue. It is of regular nature. The amount received from the sale of goods and services is called revenue. For example, rent received, commission received, etc. That means revenue जो है basically वो regular nature की इनकम होती है। जो भी अमाउंट हमें अपनी गुड्स को या सर्विसेज को सेल करने पर मिलती है, वही हमारा रेवेन्यू कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, रेंट रिसीव और कमीशन रिसीव। लेट अस से एग्जाम्पल, आई हैव सोल्ड गुड्स टू बी ऑफ ₹15,000। मैंने बी को 15,000 रुपीज की गुड्स सेल करी। इन दिस केस द रेवेन्यू विल बी ऑफ ₹15,000। जो रेवेन्यू होगा इस केस में वो मेरा 15,000 बनेगा। नेक्स्ट, डेटर्स, सन्ड्री रिसीवेबल्स। डेटर्स और सन्ड्री रिसीवेबल्स दोनों ही सेम थिंग होती हैं। When the firm sold goods and services on credit basis to the customers, then these customers are called debtors. जब कोई फर्म अपनी गुड्स या सर्विसेज को क्रेडिट बेसिस पर किसी कस्टमर को सेल करती है, उस केस में वही कस्टमर जो है हमारे डेटर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू बी ऑफ ₹10,000 ऑन क्रेडिट, thus B becomes the debtors of ABC Limited. यहाँ पर क्या हुआ
कि ABC कंपनी ने B को 10,000 रुपये का सामान उधार में बेचा। अब उधार में बेचा दैट मीन्स B को गुड्स के बदले में अमाउंट पे करना पड़ेगा, लेकिन अभी उसने पे नहीं किया बिकॉज गुड्स जो है वो क्रेडिट बेस पर सेल की गई हैं। सो इन दिस केस B जो है वो ABC लिमिटेड का डेटर बन जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, sundry payables. It refers to those person or firm from whom we purchase the goods and services on credit basis and payment has not been done. इस केस में क्या हुआ कि जब हम किसी पर्सन या फर्म से सामान क्रेडिट बेसिस पर परचेज करते हैं और उनकी पेमेंट नहीं करते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, जिनसे हमने सामान परचेज किया है हमारे क्रेडिटर या सन्ड्री पेबल्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमन परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑफ ₹20,000। अमन ने राम से क्रेडिट बेसिस पर 20,000 रुपीज़ का सामान परचेज किया। दैट मीन्स राम ने तो अमन को गुड्स डिलीवर कर दी, बदले में अमन को क्या करना होगा, उसको पेमेंट करनी होगी, लेकिन अभी की नहीं है। तो इस केस में राम जो है वो अमन के लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। आई होप दिस टॉपिक एंड दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट, गुड्स. All those things which are purchased for resale or used for producing finished goods are known as goods. वो सभी चीज़ें जिन्हें हम दोबारा से बेचने के लिए या फिर अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए खरीदते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। नेक्स्ट, cost, the amount incurred in exchange of some goods or services. वो अमाउंट जो हम किसी गुड्स या सर्विसेज को प्राप्त करने के बदले में खर्चते हैं उसे हम कोस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो भी खर्चा रॉ मटेरियल को खरीदने से लेकर उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने तक जो भी खर्चा किया होगा वो मेरी कोस्ट कहलाएगी। लाइक cost of finished goods, cost of sale of goods, etc. ठीक है। Next is gain. Gain is the monetary value resulting from sale of goods and services at higher rate than the cost of purchasing them. That means gain क्या हो, एक monetary value होती है जो वो हमें कब प्राप्त होती है, जब हम अपने गुड्स को सेल प्राइस पे बेचते हैं जिसमें कि हमारा सेल प्राइस जो है परचेज प्राइस से ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ मशीनरी ऑफ ₹7 लाख इज सोल्ड एट ₹9 लाख। कहने का मतलब, जब मेरी एक मशीन जिसकी कॉस्ट जो है 7 लाख रुपीज़ है उसे मैंने 9 लाख रुपए में बेचा तो मेरे पास गेन हो जाएगा इज इक्वल्स टू 9 लाख माइनस 7 लाख इज इक्वल्स टू ₹2 लाख कि मेरा यहाँ पर केस गेन क्या हो जाएगा, 2 लाख रुपए हो जाएगा। सो आई होप आपको आज हमारा टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी टर्म में या किसी भी टर्मिनोलॉजी में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको आज हमारा टॉपिक पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके आगे की हम टर्मिनोलॉजी नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।